चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सड़कों पर थी। ऐसे में प्रदर्शन किया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज दिल्ली में आकर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आकर इस प्रदर्शन के जरिए समझा दिया कि जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। आने वाले दिनों में पार्टी करीब 25 से ज़्यादा प्रदर्शन देश भर में करेगी। इसके अलावा पार्टी की कोशिश ये भी है कि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से तय किया जाए कि 24 में जनता को ये समझाया जाए कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में जो चुनाव प्रणाली हुई वही प्रक्रिया अगर 24 में होती है तो नतीजा क्या होने वाला है। और शायद यही वजह है इस मुद्दे को जनता के बीच ले आने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ईडी के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल आज एग्रेसिवली सामने अपनी बात को रखते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईडी ने जो 5 सम्मन भेजे हैं वो गलत है, राजनीतिक मंशा के तहत हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़ी नजर आई। कैमरा पर्सन दीपक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजधानी दिल्ली के आईटीओ चौराहे के ठीक नजदीक बीजेपी का एक विशाल प्रदर्शन हो रहा है। जी हाँ, ये वो प्रदर्शन है जो दिल्ली की सरकार के खिलाफ यानी उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यानी 2 प्रदर्शन आज राजधानी दिल्ली में देखे जा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि जो शराब घोटाला हुआ है, स्कूल घोटाला हुआ है, एमसीडी यानी तमाम आरोपों के बीच में एक बड़ा विशाल प्रदर्शन है। यानी तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली बीजेपी के तमाम, वो उस जगह पर मौजूद हैं जहां आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। यानी दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है तो एक तरफ बीजेपी कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ईडी की जांच से बचने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल कर रहे हैं। यानी भ्रष्ट सरकार का आरोप लगाते हुए बीजेपी का आज प्रदर्शन है। एक विशाल प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से है जिसमें साफ तौर पे कहना है कि कब तक सरकार और किस तरीके से कब तक ऐसे बचते रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं बहाने लगा के आम आदमी पार्टी बचना चाहती है, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज है प्रदर्शनों का दिन। एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट तो दूसरी तरफ बीजेपी का प्रोटेस्ट और सुरक्षा बॉर्डर से लेकर दिल्ली की सड़कों तक। और ये डीडीयू मार्ग है जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का प्रोटेस्ट होना था एक दूसरे के खिलाफ। आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों को लगाकर। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो केजरीवाल सरकार को लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले घोटालों की बात आ रही है उसको लेकर लगातार घेर रही है। तो आज बीजेपी भी प्रोटेस्ट करने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने दोनों को ही परमिशन नहीं दी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, दोनों की ही परमिशन जो है वो साफ तौर पर बताया गया कि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है। और लिहाजा उसी की वजह से आज सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। केवल दिल्ली में जो मेन एरिया है आईटीओ वहीं पर नहीं बल्कि दिल्ली के जो बॉर्डर्स है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के बाहर से भी आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने की बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। तो वहां पर भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर विजय के साथ प्रबल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायक किसानों, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन करने लगे। विधानसभा के मेन गेट पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के विधायक जमीन पर बैठकर राज्यपाल गो बैक के नारे लगाने लगे। सदन में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के सभी विधायक रामनामी ओढ़ करके सदन में भाग लेने पहुंचे थे। सदन शुरू होते ही एनडीए के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमीन पर बैठकर हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों से अपील की थी कि इस सदन को चलाने में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी सहयोग करे, क्योंकि साल भर की विकास योजनाओं के लिए ये सत्र बेहद अहम है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। झारखंड में चंपई सोरेन ने भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन झारखंड के राजनीतिक रसूख को और उसके संवैधानिक संकट को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उठाया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर के सामने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जिस तरह से बिहार में हाल के दिनों में सत्ता परिवर्तन के वक्त राज्यपाल ने महज कुछ घंटों के भीतर नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और फिर उन्हें तुरंत महज कुछ ही घंटों में सरकार बनाने का दावा पेश कर लिया, लेकिन बावजूद इसके कि झारखंड में 47 विधायकों का समर्थन देने के बावजूद राज्यपाल ने न तो विधायकों से मुलाकात की और 48 घंटे के बाद
उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश करने का आमंत्रण दिया। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भले ही अपने पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन 10 दिनों का समय दिया गया है, जिससे फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन की सरकार को बहुमत साबित करना होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कल जब हेमंत सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, तब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि हम कल इस पर सुनवाई करेंगे। आज जब मामला सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया और हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी खड़ा हुए, तो कोर्ट ने पहला सवाल किया कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। साथ ही कोर्ट ने भी कहा कि चूंकि हाई कोर्ट भी एक संवैधानिक कोर्ट है, आपको वहां जाना चाहिए। कल हाई कोर्ट में, हालांकि हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गए थे और हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी। तो अब एक बार फिर मामला हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन अपनी बातें कहेंगे। अगर हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। झारखंड में जारी गहमागहमी के बीच आज चंपई सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया और उनके साथ आलमगिरी आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी कैबिनेट का शपथ ग्रहण किया। इस बीच जब शपथ समारोह राजभवन में चल रहा था तो सभी जो महागठबंधन के 35 विधायक थे वो सर्किट हाउस से बस पर सवार होकर निकल गए रांची एयरपोर्ट के लिए और उन्हें रांची एयरपोर्ट से सीधा हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा। खबर यह है कि अगले 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा, जब ये 35 विधायक सीधा हैदराबाद से रांची आएंगे और यहाँ से सीधा वो विधानसभा जाएंगे जहां फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो गहमागहमी चल रही थी झारखंड में, आज उसका समापन हो गया और एक बार फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बन गई और चंपई सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, रांची, न्यूज़ 24। एक तरफ आज चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें जमीन घोटाला मामले में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। कल यानी 1 फरवरी को कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी और उसके बाद 1 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया है और अब उनको 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी अपनी गिरफ्तारी को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को लौटा दिया है और ये कहा है कि आप पहले झारखंड हाई कोर्ट जाएं। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, रांची, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पे बैठ चुकी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 48 घंटा यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे, जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर में लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि जो पश्चिम बंगाल के मनरेगा का पैसा हो, 100 दिन का पैसा हो, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को नहीं दे रहे हैं और राज्य सरकार जिसके वजह से जो लोग इसमें काम किए हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, उन पैसे से वंचित हो पा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ तौर पर यदि कुछ भी होता है तो यही रेड रोड पे धरने पे बैठती है। इसके पहले भी लगातार अभिषेक बनर्जी मनरेगा के पैसे को लेकर राजभवन के सामने बैठे थे और केंद्र सरकार पे दबाव बना रहे थे और राज्यपाल भी अल्टीमेटम दिया था कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राज्य सरकार को पैसे को वापस करे। साफ तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब धरने पे बैठ चुकी है और सुरक्षा के लिहाज से देखिए पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी के तमाम विधायक, सांसद, टीएमसी के कार्यकर्ता इस धरने पे बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। फरवरी में ही 3 रैलियां करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम महत्वपूर्ण नेताओं की रैलियां कराने जा रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं। उत्तर प्रदेश के 6 प्रांतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियां करेंगे। बीजेपी ने संगठन के लिहाज से
प्रदेश को 6 अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखा है। इनमें ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में आयोजित करवाने की तैयारी चल रही है। अवध क्षेत्र की रैलियां कानपुर में होगी। प्रधानमंत्री की रैलियां 2 क्षेत्रों में मिला करके एक क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन जिन रैलियों का खाका तैयार किया जा रहा है, सभी रैलियां फरवरी माह में ही आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की भी रैलियां आयोजित की जाएंगी। मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रैलियां बेहद अहम मानी जा रही हैं। माना यह भी जा रहा है इन रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई के एक 5 सितारा होटल में बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हो चुके हैं। इस बैठक में नाना पटोले, अशोक चव्हाण, वर्षा गायकवाड़, संजय राउत, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता भी यहां पर शामिल हो चुके हैं। प्रकाश अंबेडकर ने पहले ही साफ कर दिया है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, यानी 48 में 8 सीटों की मांग वहां पर प्रकाश अंबेडकर करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी चाहती है कि प्रकाश अंबेडकर को 2 सीटें दी जाए, वो भी उद्धव ठाकरे के कोटे से। फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी अगर बनती है तो कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर सभी की निगाहें लगी हुई है और आज की ये बैठक लंबी चलने वाली है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। पंजाब कांग्रेस में लगातार ही कोल्ड वार चल रही है और यही कारण है कि एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू और उनका ग्रुप है तो दूसरी ओर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेता हैं। बेशक कल प्रदेश कांग्रेस द्वारा 11 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के संबंध में विचार विमर्श भी किया गया और आने वाले लोकसभा चुनावों के बारे में मंथन किया गया और चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई गई। लेकिन इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू नदारद रहे और वहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फ़ोटो शेयर की जिसमें वो महेंद्र सिंह केपी, शमशेर सिंह दूलो और लाल सिंह जैसे नेताओं के साथ नज़र आ रहे थे और उसमें लिखा हुआ था कि कांग्रेस के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कांग्रेस की जो 2 धड़ों में बटी हुई है उसको एक करने के लिए हाईकमांड क्या फार्मूला अख्तियार करती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में यूसीसी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंप दिया है। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट में मंजूरी दे सकती है। माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी के विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। देहरादून में यूसीसी कार्यालय पिछले 3 दिनों से प्रतिदिन 15 घंटे से अधिक काम कर रहा है। जाहिर तौर पर यह सबसे अहम खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि देश का ये पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। गुजरात सरकार का आम बजट सदन में पेश 1300 करोड़ गुजरात स्वच्छता योजना के लिए, तो वहीं राज्य में बनेगी 7 नई महानगर पालिकाएं। गुजरात के वित्त मंत्री करुभाई देसाई ने आज राज्य का 3,32,465 करोड़ रुपए का आम बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 32 करोड़ रुपए ज्यादा है। लेकिन ये बजट पेश करने के पहले ही कांग्रेस ने सदन के बाहर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। बजट में गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत क्लास 9 से 12 तक पढ़ने वाली 10 लाख बच्चियों को 50,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं नमो श्री योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 12,000 की सहायता दी जाएगी। इसी तरह नमो सरस्वती योजना के तहत कक्षा 11-12 साइंस पढ़ने वाले गरीब मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को 25,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। बजट में गुजरात सरकार ने अयोध्या धाम में गुजराती यात्रियों के लिए यात्री भवन बनाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए एक नए आपातकालीन नंबर 112 की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के लिए अच्छे दिन लेकर आएगा। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति मिलने के बाद मुस्लिम समाज ने व्यापक विरोध किया।
हालांकि पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट और मुस्तैद थी, जिसके बाद जुमे की नमाज शांतिपूर्वक किया गया। 31 साल बाद ज्ञानवापी में वेद मंत्रों की ऋचाएं गूंज रही है। शिव भक्त अपने आराध्य देव की आरती उतार रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, लेकिन यह बात मुस्लिम समाज को नागवार गुजर रही है। पूजा पाठ के खिलाफ आज अंजुमन इंतजामिया की ओर से बनारस बंद का ऐलान किया गया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। इसी बीच ज्ञानवापी मस्जिद में संगीनों के साए में जुमे की नमाज की गई। अब सवाल इस बात का है कि मुस्लिम समाज क्यों गुस्से में है, क्यों अदालत के फैसले का विरोध कर रहा है। सवाल इस बात का है कि देश की कानून, संविधान व न्यायपालिका पर भरोसा क्यों नहीं है। बनारस बंद के ऐलान के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कुछ व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि बाकी जगहों पर हालात सामान्य नजर आए और पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैद दिखी। वाराणसी से अनुज सिंह, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़े बदलाव होने की चर्चा है। खबर है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी कांग्रेस का साथ छोड़ के जल्द ही अजीत गुट में शामिल हो सकते हैं, तो वहीं छगन भुजबल को भी बीजेपी अपने खेमे में ला सकती है। राज्य के सियासी गलियारों में इन दोनों के चेहरों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है, उसके अपने कारण भी हैं। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के पुराने और बड़े कद्दावर नेता है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट सीट से वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2 बार से उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। हार के बाद से बाबा का कद पार्टी में काफी कम हुआ है। पार्टी ने बाबा सिद्दीकी को किनारे ही लगा दिया है। वहीं अगर बात करें अजीत गुट की, तो अजीत गुट के पास भी कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। यदि बाबा सिद्दीकी अजीत गुट में शामिल हो जाते हैं तो पार्टी को एक बड़ा मुस्लिम चेहरा मिल जाएगा। वहीं मराठा आरक्षण के बीच में भुजबल का कद ओबीसी समाज में काफी बढ़ चुका है। मराठाओं के लिए शिंदे बड़े नेता उभर कर आए हैं और इससे ओबीसी समाज नाराज भी हो सकता है, इसलिए बीजेपी की नजर छगन भुजबल पर है। यदि बाबा सिद्दीकी कांग्रेस का हाथ छोड़ते हैं तो मुंबई में कांग्रेस के लिए मिलिंद देवड़ा के बाद ये दूसरा बड़ा झटका होगा। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को एक साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएगी। दरअसल सर्वदलीय बैठक में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से अयोध्या जाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर सभी सहमति बन गई है। बैठक में सामूहिक रूप से अयोध्या जाने पर निर्णय हुआ है। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में लोगों के आने पर रोक लगाई गई थी। 23 जनवरी से आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन फिर शुरू कर दिए गए थे। अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लिहाजा अब विभिन्न दलों के विधायक भी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में विधायक अयोध्या जाएंगे। जल्द ही अयोध्या प्रशासन से बात करके कार्यक्रम तय किया जाएगा। इसी बीच आज से बीजेपी का अयोध्या दर्शन प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को बस के माध्यम से लखनऊ से अयोध्या ले जाया जाएगा और ये पूरा आयोजन सिर्फ एक ही दिन का होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में एक बार फिर से बदलाव करने के मूड में नजर आ गई है। शिक्षा मंत्री ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि राजस्थान की किताबों में अब कभी भी अकबर को महान नहीं पढ़ाया जाएगा, महाराणा प्रताप ही महान होंगे। उस संशोधन के तहत कई नेताओं के पाठ्यक्रम को छोटा किया जाएगा, काट छाट की जाएगी और या कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से नेहरू जी के पाठ्यक्रम को बड़ा लंबा चौड़ा करके किताबों में शामिल कर लिया था, उसमें कटौती की जाएगी। आरएसएस, जनसंघ से जुड़े कई बड़े लोगों के बारे में पढ़ा जाएगा। यहाँ तक कि आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक सुदर्शन के बारे में भी आरएसएस के उनके पाठ्यक्रम को उसमें भी शामिल किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल तो यही देखना होगा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार के शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन के इस फैसले के बाद किस तरह की बातें सामने आती है। फिलहाल तो यह एक पूरा प्रपोजल ही है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। यूजीसी ने मध्य प्रदेश समेत देश भर के जो यूनिवर्सिटी हैं जो पूरा पैमाना तय नहीं कर पाई, लोकपाल की नियुक्तियों को लेकर उनको डिफाल्टर घोषित कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश की 18 यूनिवर्सिटी के नाम है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा देश भर से 421 यूनिवर्सिटी के नाम है जिन्हें डिफाल्टर घोषित किया गया है। उसकी वजह साफ है कि लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए थी
चाहे वो रैगिंग हो या बाकी तमाम मामलों को लेकर लोकपाल की नियुक्ति का नियम है, लेकिन उस नियम का पालन इन यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, इसीलिए इन यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित किया है। लेकिन ये प्रक्रिया दरअसल पूरी हो जाएगी। जो मौजूदा सेक्शन छात्र है उसमें जो छात्र पढ़ रहे हैं इन यूनिवर्सिटी में, उनको मार्कशीट को लेकर या फिर उनके तमाम जो प्रक्रिया होती है उस पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले समय में 3 महीने में ये यूनिवर्सिटी अगर लोकपाल की नियुक्ति करती है तो इसके बाद उनकी जो डिफाल्टर का जो तमगा है वो उनसे हट जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। ब्रांड मुंबई महानगर पालिका बीएमसी की तिजोरी से फंड आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि बीएमसी ने सत्ताधारी पार्टियों के विधायकों के लिए तिजोरी खोल दी है और जमकर उन्हें फंड दिया गया है, जबकि विपक्ष के विधायकों को खाली हाथ रखा गया है। मुंबई के 36 में से 21 विधायक जो हैं सत्ताधारी बीजेपी और शिवसेना से हैं, जिन्हें जमकर फंड दिया गया है। वहीं 15 विधायक जो हैं विपक्ष के कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी से हैं, जिन्हें फंड जो है नहीं दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि ये पूरी तरह से सरकार ने भेदभाव किया है और विपक्ष की ओर से चेतावनी दी गई है कि जल्द ही इस पूरे मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा है कि विपक्ष का आरोप आधारहीन है। फंड हर किसी को दिया जाएगा, हर किसी विधायक को दिया जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार गोला बारूद को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सीमा पार से नशे की खेप को सीमा के उस पार से इस ओर भेजने की भी लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हमारे सेना के बहादुर जवान तीसरी आंख से भी एलओसी पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है। दिन और रात में ये आसानी से दुश्मन की ओर होने वाली हर छोटी से लेके बड़ी हरकत को डिटेक्ट कर लेगा। जो सेना का बहादुर जवान इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है, ये आप देखिए कि यहाँ पर जो स्क्रीन है उसमें इस जवान को, ये जो घने जंगल का इलाका है उसमें भी बारीकी से हर एक चीज जो है वो बेहद साफ दिखाई दे रही है। अब हमारे सेना के जवान तीसरी आंख से भी सरहद पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 एलओसी सुंदरबनी सेक्टर। पाकिस्तान सीमा के नजदीक यानी राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। जी हां, इस युद्ध अभ्यास का नाम वायु शक्ति 2024 दिया गया है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को रेंज में वायु शक्ति अभ्यास का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तहत 100 एयरक्राफ्ट भागीदारी करेंगे और दुश्मन पर हमला करने वाले एक काल्पनिक युद्ध अभ्यास होगा। इस कार्यक्रम को लेकर वायुसेना की तरफ से जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक वायु शक्ति अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 500 से लेकर 1000 किलो तक के बम को लक्ष्य पर गिराएंगे। लड़ाकू विमान राफेल की सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने के साथ हवा से हवा मिसाइल की मार करने का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय वायुसेना अपनी ताकत से दुनिया को दिखाएगी, वहीं देशवासियों को उनकी पुख्ता सुरक्षा को भी दिखाएगी। कैमरा पर्सन भारत के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस के पुरम में आज एक बार फिर से उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह स्कूल को एक ईमेल के जरिए ये कहा गया, ये बताया गया कि स्कूल में बम है और स्कूल को कुछ ही समय में उड़ा दिया जाएगा। जिसके बाद आनन फानन में पूरे स्कूल को खाली कराया गया और पुलिस और दमकल के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा और पूरे स्कूल की एक एक जगह की छानबीन की। दरअसल ये कोई पहली घटना नहीं है जब डीपीएस के पुरम में इस तरह का ईमेल पहुंचा हो और उसके बाद पूरे स्कूल को खाली कराना पड़ा हो। बल्कि डीपीएस ही नहीं, दिल्ली के कुछ अन्य स्कूलों में भी इस तरह के धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। तो लिहाजा पुलिस एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर इसकी मामले की जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, साथ ही साथ किसी की शरारत भी। लेकिन अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है और जिस तरीके से जब जानकारी पेरेंट्स को मिली तो पेरेंट्स भी परेशान हो गए। तमाम पेरेंट्स तुरंत स्कूल की तरफ भागे और अपने अपने बच्चों को स्कूल से रिसीव किया। कैमरामैन विजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश और बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए बेहद ज्यादा मुसीबतें पैदा कर रही है।
क्योंकि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के तमाम पर्यटक स्थलों पर कई फीट बर्फबारी हुई है और पर्यटक इस बर्फबारी में जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बीते 40 घंटों से बंद पड़ा है, क्योंकि रामबन जिले में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। रोड का कुछ हिस्सा जगह जगह पर डैमेज हुआ है, जिसके चलते एहतियातन प्रशासन की ओर से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है। नेशनल हाईवे बंद होने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हजारों की तादाद में वाहन और यात्री फंसे हुए हैं। ना ही किसी वाहन को जम्मू से कश्मीर घाटी जाने की इजाजत है और ना ही किसी वाहन को कश्मीर घाटी से जम्मू आने की इजाजत है। कई जगहों पर कुदरती स्रोत जम चुके हैं, पाइपें जम चुकी हैं, लोगों को बेहद ज्यादा दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 पट्टीटॉप।